तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आमतौर पे कहानी शुरू करने से पहले आज आपको दो बातें बताऊंगा। पहला, अगर कहीं कोई लाश मिल जाए और कपड़े और ये तमाम चीज़ें शिनाख्त के लिए ना हो और लाश की हालत थोड़ी सी विक्षिप्त हो, यानी अगर लाश पहचानने में उस हिसाब से नहीं आ रही, एक अंदाज लगाना है, तो शायद कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा जो ये मानने को तैयार हो कि ये लाश उसके परिवार वाले की है। यानी वो परिवार जो है स्वीकार ही नहीं कर पाता मानसिक रूप से अपने दिल से कि ये जो मरने वाला शख्स है, जिसकी ये बुरी परिस्थिति में डेड बॉडी है, कई टुकड़ों में, कहीं जली हुई, कहीं पानी में बुरी तरह फूल गई, तो ऐसी लाश उसके परिवार की नहीं होती। अक्सर ये मानसिकता रहती है। अब इस वजह से कभी कभार लाश सामने होती है, परिवार वाले भी सामने होते हैं, रिलेटिव सामने होते हैं, लेकिन वो पहचानते नहीं। इस वजह से भी कभी कभार वो चीज़ें लेट हो जाती हैं शिनाख्त होने में। फिर जो सबूत हैं वो भी धीरे धीरे मिट जाते हैं, क्योंकि हर एक सेकंड अगर सबूत ढूंढने में देरी हो रही तो समय के साथ साथ वो सबूत मिटता भी जाता है। और दूसरी चीज़, किसी इंसान की परिस्थिति अगर खराब है तो परिस्थिति खराब होने के बाद वो कई धर्म कर्म की बातें करता है। बुरे वक्त में ही भगवान की याद आती है। लेकिन अपनी परिस्थिति चाहे जितना खराब हो, लेकिन एक इंसान दूसरों की परिस्थिति खराब करने में ज़रा भी नहीं सोचता कि मेरी खराब है और मैं दूसरी की क्यों कर रहा हूँ। यानी खुद का घर जल रहा है लेकिन दूसरे का ज़रूर जलाऊंगा। और ये दोनों बातें आज की कहानी में आपको देखने को पूरी तरह मिलेंगी। कहानी साल 2023 की है। साल 2023 में उत्तर प्रदेश में एक जगह लगती है फिरोजाबाद, और इसी फिरोजाबाद में एक थाना लगता है अराव थाना, और इसी थाना क्षेत्र में एक गाँव है कुंजपुर गाँव। कहानी इसी कुंजपुर गांव में घटी एक मर्डर मिस्ट्री की है। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है इसी कुंजपुर गांव से। नवंबर का वो महीना था साल 2023, और इसी नवंबर महीने में सुबह सुबह कुछ लोग यूं ही गांव में घूमने निकलते हैं। बच्चों की भी आदत थी कि सुबह सुबह जो कहीं ऊंचा सा टीला हो, कहीं भीट हो, तो ऐसे जगहों पे बच्चे जाते, जाने के बाद अपना खेलते। हल्की हल्की गुनगुनी ठंडी पड़ रही थी। इस वजह से सुबह की धूप, ये तमाम चीज़ें खेलने कूदने के लिए बच्चे निकलते थे। ऐसे ही नवंबर की पहली तारीख को जब बच्चे निकलते हैं, निकलने के बाद खेलते खेलते एक कुएं के पास जाते हैं। जाने के बाद कुछ लोग खेल रहे हैं, इसी में से कुछ बच्चे कुएं के अंदर झांकते हैं। जैसे ही बच्चे कुएं के अंदर झांकते हैं, फ़ौरन वो डर जाते हैं और डरने के बाद चीखने चिल्लाने लगते हैं। अब इधर छोटे छोटे बच्चे जब कुएं के अंदर झांकते हैं और झांकने के बाद चीखने चिल्लाने लगे, आसपास के लोगों को लगा कि शायद कोई बच्चा कुएं में गिर गया। हालांकि कुएं में पानी नहीं था। लिहाजा फ़ौरन सारे लोग अपने काम को छोड़ के उस कुएं के पास आते हैं। आने के बाद जब वो लोग अंदर झांकते हैं तो देखते हैं कि एक शख्स की लाश पड़ी हुई है। लाश आधी जली हुई है, बुरी तरीके से हाथ पाँव उसके रस्सी से बांधे हुए हैं, और देखने में वो लाश इतनी भयानक थी कि बड़े से बड़े इंसान का भी कलेजा फट जाए। फ़ौरन किसी ने पुलिस को इत्तला कर दिया। पुलिस भी भागी भागी आई। आने के बाद बॉडी निकाली गई। निकालने के बाद अब पहले तो कुछ लोग कुएं के अंदर उतरे। उन्होंने कुएं को बाकायदा चेक किया कि कोई सबूत, कोई क्लू अगर कुएं के अंदर हो तो मिल जाए। चूँकि लाश रस्सी से बांधी हुई थी और साथ ही जलाया गया था, तो फ़ौरन ये बात समझ में आ गई कि शायद इस इंसान का कत्ल ही हुआ है। पुलिस वालों ने इधर बॉडी अपने कब्जे में ली, इधर तफ्तीश शुरू की। सबसे पहले आसपास के लोगों से पूछा कि किसी ने यहाँ कुछ देखा है। उन बच्चों को भी बुलाया गया जिन्होंने लाश पहली बार देखी थी। उनसे भी पूछताछ हुई, लेकिन चाहे गांव के लोगों से पूछताछ, चाहे उन बच्चों से पूछताछ, किसी के पास कोई जानकारी नहीं। इधर जो लोग कुएं में उतरे थे, उन्होंने भी जब चेक किया कि कोई जानकारी कुएं में है, यानी कोई क्लू, कोई सबूत, कोई कागज़, कोई आधार कार्ड, इत्तेफाक से वो भी नहीं मिला। अब पुलिस के पास एक लाश थी। लाश बुरी तरह जलाई जा चुकी थी, तो कोई शकल नहीं थी, और गांव में कोई ऐसा शख्स नहीं था जो जानता हो कि ये लाश कहाँ से आई और कौन ला के फेंका। यानी टोटल एक ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री। पुलिस वाले अब जांच पड़ताल शुरू करते हैं। सबसे पहले बॉडी का पोस्टमार्टम करवाते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर लिख उठा था कि मरने वाले शख्स की जो एज है 25 से 30 साल के बीच है, और इस इंसान को लगभग 12 घंटे पहले मारा गया है। और साथ ही इसकी जो कत्ल करने का तरीका है वो गला दबा के किया गया है। यानी
एक इंसान को 12 घंटे पहले गला दबा के मारा गया। मारने के बाद उसकी लाश को जलाया गया और आधी जली हुई हालत में उस लाश को फेंक दिया गया कुएं में। अब पुलिस वाले इस गुत्थी को सुलझाने का फैसला करते हैं। सबसे पहले आसपास के इलाकों में इत्तला करते हैं कि कोई शख्स गायब है या नहीं, कोई गुमशुदगी की कंप्लेन तो नहीं दर्ज है। पूरे रिकॉर्ड्स खंगाल लिए, कोई मामला नहीं। आसपास के थानों में भी इत्तला कर दिया कि कोई ऐसा शख्स जो गायब हो, जिसकी गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट आई हो, कोई मिसिंग कंप्लेन कहीं दर्ज हुई हो, कोई तस्वीर जो फेसबुक और व्हाट्सएप पे तैर रही हो। उन्हें लगा पुलिस वालों को शायद यहाँ से कुछ मदद मिल जाए, लेकिन वहाँ से भी कोई मदद नहीं मिली। ना ही कोई मिसिंग कंप्लेन दर्ज हुई थी, ना ही फेसबुक व्हाट्सएप पे कोई तस्वीर तैर रही थी, ना ही उस कुएं से कोई क्लू मिला, ना ही कुछ गांव वाले जान रहे थे। तो आखिर ये शख्स है कौन और आया कहाँ से? अब ये पहला सवाल ऐसा था जो सबसे पहले पुलिस वालों को जानना था। बहरहाल पुलिस वाले जांच पड़ताल कर रहे हैं। उसके कपड़ों के हिसाब से, हालांकि कपड़े वगैरह जल चुके थे, जो कुछ बची कुची हालत थी और जो पुलिस का अपना एक्सपीरियंस था, उस हिसाब से उन कपड़ों को एक पैमाने पे उतारा गया कि इस हिसाब से कपड़े होंगे। यानी पीछे का अगर थोड़ा सा एक कपड़े का टुकड़ा मिला तो एक अंदाज़ लगाया गया कि इस हिसाब से एक शर्ट होगी, और पैंट का थोड़ा सा एक टुकड़ा मिला तो एक अंदाज़ लगाया गया कि इस कलर का एक पैंट होगा, इस डिज़ाइन का ये शर्ट, ये पैंट रहा होगा। और साथ ही जो कदकाठी थी वो ठीक ठाक क्लियर थी। तो इन्हीं चीज़ों को एक कागज़ पे नोट किया गया, एक बढ़िया डिस्क्रिप्शन बनाया गया और आसपास के इलाकों में इत्तला किया गया कि कोई ऐसा शख्स अगर गायब हो तो आप लोग आएँ और आने के बाद आके शिनाख्त करें। इतना करने के बाद पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहे, छानबीन करते रहे, लेकिन ना ही कातिल का पता चला, ना ही मरने वाला कौन था, कुछ पता चला। लगभग 1-2 दिन गुजर गए। इधर जब 1-2 दिन गुजर गए और गांव में एक हादसे की वजह से हड़कंप मचा हुआ था कि लाश इस हिसाब से कुएं में मिली। लगभग 2 दिन गुजरने के बाद इसी गांव का एक शख्स थाने पहुंच जाता है, और थाने पहुंचने के बाद जो पुलिस वाले थे उनसे कहता है कि साहब, अब पता नहीं और ईश्वर ना करे कि ये बात सही हो, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि ये जो मरने वाला शख्स है ये मेरा साला है। अब ये शब्द जब पुलिस वाले सुनते हैं तो बड़े हैरान होते हैं कि एक इंसान 2 दिन से इसी गांव में है, 2 दिन से हम इसी गांव में लगातार पड़ताल कर रहे हैं, कुएं में जब लाश निकाली जा रही थी तब भी वहाँ मौजूद था, 2 दिन बाद इसे याद आ रहा कि ये मेरा साला है। पुलिस वालों ने कहा कि अब तक आप कहाँ थे? तो इस पर वो शख्स कहता है कि साहब, मैंने लाश तो देखी, लेकिन लाश बुरी तरह जली हुई थी तो मैं समझ नहीं पाया, और इधर 2 दिन से मेरा जो साला है वो गायब है। पुलिस वालों ने पूछा कि साला गायब है, कहाँ रहता है? तो उन्होंने बताया कि वो मैनपुरी का है। तब पुलिस वालों ने कहा कि वो मैनपुरी से गायब है और इधर 2 दिन तक आपने शिनाख्त नहीं की, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गायब है इस वजह से आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं? तो इस पर यह शख्स कहता है, नहीं साहब, एक और वजह है। पुलिस ने पूछा क्या? तब इसने बताया कि ये जो मेरा साला है वो अपने घर से मेरे घर आ रहा था, और मेरे रिलेटिव्स ने बताया कि 2 दिन पहले वो निकला था, तब से उसका भी फ़ोन ऑफ है और इधर यहाँ पहुँचा भी नहीं। तो अब मुझे लग रहा, और कपड़े वगैरह भी, कि हाँ वही है। पुलिस वालों ने अब बॉडी को फिर से दिखाया। दिखाने के बाद जब बारीकी से इस शख्स ने शिनाख्त की तब पता चला कि हाँ ये कोई और नहीं, उसका ही साला है, जिसका नाम है रामविलास उर्फ पप्पू। अब कम से कम 2-3 दिन बाद ऐसा था कि जो बॉडी है उसकी शिनाख्त होती है। फ़ौरन अब रामविलास उर्फ पप्पू के जितने रिलेटिव थे उनको बुलाया जाता है। बुलाने के बाद जब उनसे पूछताछ की जाती है कि ये कौन है, यहाँ क्यों आया, साथ ही जो रामविलास उर्फ पप्पू का साला था यानी जीजा, उससे भी जब पूछताछ हुई कि कौन वजह होगा, किसने मारा होगा, आखिर ये कत्ल हुआ है तो कोई दुश्मनी रही होगी, और जिस हिसाब से जलाया गया तो कोई ठोस वजह। इधर जब साले से पूछा गया तो साले ने कहा नहीं, यहाँ तो ज़्यादा रहता भी नहीं था, और जितना रहता था तो एक रिश्तेदार की तरह ही रहता था। इस गांव में ज़्यादा किसी से दुश्मनी या रंजिश का कोई मैटर ही नहीं। पुलिस वालों ने फिर कहा कि अच्छा, इससे दुश्मनी रंजिश नहीं तो आपसे हो सकता है कि जीजा की दुश्मनी साले से निकाली गई हो। इस पे भी उस आदमी ने कहा कि नहीं साहब, मेरी किसी से क्या दुश्मनी। अब पुलिस वाले बड़े अचंभे में पड़ रहे हैं कि एक तरफ इसका कत्ल इतनी ब्रूटलिटी के साथ हुआ, लाश को जला दिया गया, इधर ये लोग कह रहे हैं कि कोई दुश्मनी ही नहीं, इधर वो यहाँ के लिए निकला और पहुँचा भी नहीं, और ये कैसे कि निकला और परिवार वालों को नहीं भनक लगी और जो कातिल था उसे भनक लग गई। तो फिर ये तमाम चीज़ें इत्तेफाक नहीं हो सकती, इसके पीछे ज़रूर कोई ऐसी वजह है जो किसी को नहीं पता।
तब पुलिस वालों ने अपने जांच पड़ताल का जो दायरा है, रामविलास के कॉल डिटेल और साथ ही ये कहाँ से आया था, इन तमाम चीज़ों के इर्द गिर्द घुमाया। और जब इर्द गिर्द घुमाया, हफ्तों का वक्त लगा और हफ्ते भर बाद एक नाम निकल के सामने आया और ये नाम था सरिता का। अब जैसे ही सरिता का नाम निकल के सामने आया, पुलिस वालों ने सरिता के बारे में पता किया और जैसे ही सरिता के बारे में पता किया, गांव वालों से पूछताछ शुरू की कि सरिता कौन है, इस आदमी से क्या संबंध है। इसी दौरान एक और चीज़ हुई, सरिता और उसके परिवार के बाकी लोग घर छोड़ के गायब हो गए। अब घर छोड़ के गायब, घर पे ताला, तो सिंपल बात थी कि घर पे ताला तभी लगेगा जब कुछ गलत हो। पुलिस वालों को पूरा शक जो था यकीन में बदल गया। उन्होंने अब परमिशन ली पहले तो, और परमिशन लेने के बाद चूँकि सरिता के घर पे ताला लगा हुआ था, तो कुछ लोगों को लेके घर पे पहुंचते हैं और ताला तोड़ते हैं। और जैसे ही ताला तोड़ते हैं, अंदर उन्होंने जो कुछ देखा वो शायद पहले क्राइम सीन से ज़्यादा भयानक था। अंदर फर्श पे खून बैठा हुआ था और जगह जगह जलने के निशान थे और ऐसा लग रहा था किसी के नाखून टूटे, किसी के बाल पड़े। और उन सबूतों को काफ़ी मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद भी ये सबूत यही थे, यानी पूरी तरह सबूत मिटाने के बाद भी इतने सबूत बचे हुए थे। अब एक घर के अंदर इस तरह की चीज़ें मिलना सिंपल बात थी कि जो कातिल है इसी घर का कोई सदस्य है। फ़ौरन सरिता और परिवार वालों के बारे में पता किया गया। उनकी तस्वीरों को बस अड्डे से लेकर रेलवे स्टेशन तक हर जगह भेजा गया और जब हर जगह उन तस्वीरों को भेजा गया तो अंत में सरिता और उसके पति और बाकी परिवार के लोगों का पता चलता है। पुलिस की टीम जाती है, जाने के बाद उन तक पहुंचती है और पहुंचने के बाद उन्हें गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करके थाने लाती है। लाने के बाद जब पूछताछ करती है तो पुलिस के जो पूछताछ का रवैया था वास्तव में बड़ा कठोर था। लेकिन जैसे जैसे इन लोगों ने अपनी कहानी बताई, वैसे वैसे सुनने के बाद पुलिस वालों के भी एक तरह से जो कलेजे थे वो पसीज गए कि शायद ये लोग मजबूर हो गए थे। दरअसल शुरुआती पूछताछ में चाहे सरिता हो, चाहे उसका पति दर्शन हो, चाहे जो देवर है कायम हो, ये तमाम लोग इधर उधर की कहानियाँ बताते रहे। लेकिन पुलिस जब अपने पुलिसिया अंदाज पे आती है तो फिर ये सारे लोग टूटते हैं और टूटने के बाद पूरी कहानी बताते हैं। और यहीं से कहानी लगभग 6 साल पहले पहुंच जाती है। दरअसल 6 साल पहले जो रामविलास था, उसका घर था मैनपुरी में, एक थाना लगता है करहल थाना। इसी करहल थाने में जो रामविलास और पप्पू था, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन के साथ रहता था। भाई कोई था नहीं, 2 बहनें थीं। पिता का नाम मिश्री लाल था, उनकी भी उम्र हो चुकी थी। बहनों के साथ ही ये पला बड़ा, उन्हीं के साथ जवान हुआ। जवान होने के बाद बहन भी बड़ी हुई, शादी के लायक हुई, तो पिता ने अब शादी करने का फैसला किया और एक बहन की जो शादी है वो रानीपुर में कर दी। एक बहन की शादी रानीपुर में कर दी और दूसरी बहन की शादी इसी आराव थाने में, जहाँ पूरा क्राइम हुआ, वहीं के कुंजपुर गांव में कर दी। अब दोनों बहनों की शादी हो गई, माँ बाप के साथ ये अकेले इत्मीनान से रह रहा, ठीक ठाक जिंदगी चल रही। लेकिन इस दौरान माँ बाप ने इसको इतना प्यार दिया, इस हिसाब से इसकी ज़िंदगी आलस्यपूर्ण कर दी कि शायद इसने कभी ज़िंदगी में कुछ काम करने का फैसला ही नहीं किया, ना इसके अंदर कोई काम करने की इच्छा हुई। सारी चीज़ें तब भी ठीक ठाक चलती रही। माँ बाप जो पिता थे बेचारे कमा के लाते, माँ खाना बना देती, ये खा के सो जाता। लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाई और साल भर के अंदर ही इसके माँ बाप की मौत हो जाती है। अब एक आदमी जो आराम से अब तक खाना खा रहा, जब उसके माँ बाप की मौत हुई तो एक तरह से उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, काम कर नहीं सकता था। लेकिन फिर किस्मत ने इसकी साथ दी और एक तरह से जो दोनों बहनें थी, इन्होंने इसका जिम्मा उठा लिया। जो बड़ी बहन थी रानीपुर वाली, उसने कहा कि तुम मेरे पास आओ, यहाँ रहो। जो छोटी बहन थी उसने कहा कि तुम यहाँ भी रह सकते हो। तो इसने फिर जो इसका मैनपुरी करहल में इसका घर था, उस घर को इसने छोड़ दिया और कभी अपनी बहन रानी के पास, रानीपुर वाली जो बहन थी उसके पास, कभी जो कुंजपुर वाली बहन थी उसके पास घूम फिरा के यहीं रहता था। रानीपुर वाली बहन के यहाँ तो सारी चीज़ इसकी ठीक चली, लेकिन जब ये कुंजपुर वाली बहन के यहाँ आता है तो आने के दौरान इसकी दोस्ती हो जाती है वहीं के रहने वाले दर्शन सिंह से। अब दर्शन से दोस्ती हुई, दोस्ती होने के बाद ये दर्शन के घर जाने लगा। जो उसकी बीवी थी सरिता, उससे भी ठीक ठाक बातचीत होने लगी। अब देवर भाभी, हंसी मजाक, ये तमाम चीज़ें चलती रही। लेकिन जो दर्शन था वो नौकरी करता था गुजरात, या फिर जहाँ तक मेरी जानकारी है उड़ीसा में। ये उड़ीसा में जो दर्शन था वो नौकरी करता था। नौकरी करने के दौरान अब कुछ दिन तक तो ये यहाँ रहा, उसके बाद चला गया। लेकिन जो रामविलास और पप्पू था, अक्सर दर्शन के घर अभी भी आता। आने के दौरान एक दिन बदकिस्मती से जब घर के अंदर दाखिल होता है
तो देखता है कि सरिता नहा रही। गांव का घर था, कोई बढ़िया वॉशरूम था नहीं, चार दीवारी से घेरा हुआ था, वहीं वो नहा रही थी। ये नहाते हुए जैसे देखता है फ़ौरन मोबाइल फ़ोन निकालता है और सरिता का वीडियो बना लेता है। वीडियो बनाने के बाद सरिता भी देखती है कि इसका वीडियो बनाया जा रहा। फ़ौरन कपड़े वगैरह पहन के सामने आती, इसको डांटती है, फटकारती है। लेकिन अब ये अपना असली रूप दिखाता है और कहता है कि मैं जो कुछ कहूँगा अगर नहीं मानोगी तो तुम्हारी इस वीडियो को हर जगह वायरल कर दूँगा। अब सरिता डर जाती है। डरने के बाद इससे पूछती है कि क्या करना है। तब ये अपना हैवानियत भरा चेहरा दिखाता है, सरिता को लेके कमरे में जाता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। सरिता के साथ इंटीमेट होने के बाद उसका भी ये वीडियो बनाता है और वहीं से ये लगातार उसको ब्लैकमेल करता रहा। कुछ दिनों तक सरिता ने विरोध किया, लेकिन शायद उसे भी लगा कि अभी उसका वही भाग्य है। इज्जत बचाने के लिए वो लगातार उसके साथ वो तमाम चीज़ें करती रही। सारी चीज़ें तब भी ठीक ठाक चलती रही, कुछ था इन दोनों के बीच ही था। इसी दौरान कभी ये रानीपुर जाता, कभी यहाँ आता, और जब जब आता सरिता को अपनी हवस का शिकार बनाता। तब भी चीज़ें ढकी ढकाई थी। लेकिन एक दिन जो पति था दर्शन, वो वापस आता है और जैसे ही वापस आता इत्तेफाक से ये भी आया हुआ था। आने के दौरान ये उन दोनों को वो सब करते देख लेता है, यानी दर्शन अपनी बीवी और इसको, अपनी बीवी को डांटता फटकारता है। पूछता है कि ऐसी कौन सी वजह थी जो तुमने ये किया। तो उस पर बीवी बताती है कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है और नहीं करूँगी तो मेरा वीडियो वायरल कर देगा। अब दर्शन जब ये शब्द सुनता है, सुनने के बाद इससे पूछता है तो ये उसको भी गाली दे देता है। अब उसको भी गाली दे देता है, इधर सरिता को ब्लैकमेल कर ही रहा था। तो परिवार के सारे लोग एक साथ बैठते हैं और प्लान बनाते हैं। वो चाहे सरिता हो, चाहे दर्शन हो, चाहे उसका भाई कायम सिंह, ये तीनों बैठ के प्लान बनाते हैं। प्लान बनाने के साथ अब ये होता है कि इसको हटा दो, क्योंकि ये जिंदा रहेगा तो पूरी गांव में, पूरे परिवार में बदनामी कराएगा। तो फिर कैसे? तो फिर जो सरिता थी वो फ़ोन करती है, फ़ोन करके बुलाती है इसको और कहती है कि आज मेरा तुमसे मिलने का मन है। ये शब्द जैसे ये सुनता है, सुनने के बाद एकदम खुश हो जाता है, बेहद खुशी मन से भाग के आता है। और जैसे ही आता है घर के पास, सरिता, दर्शन और कायम इसके ऊपर हमला करते हैं। हमला करने के बाद इसको बुरी तरीके से पीटते हैं और पीटने के बाद पहले गला दबाते हैं और जब ये बेहोश हो जाता है तो एक खुरपी निकालते हैं और खुरपी से इसके ऊपर ताबड़तोड़ वार करते हैं। पूरे शरीर को बुरी तरीके से छलनी करते हैं। छलनी करने के बाद जब ये बुरी तरीके से घायल हो जाता है, मर जाता है, तो फिर सबूत का क्या करें? तो फिर इसकी लाश को एक गद्दे में लपेटते हैं। लपेटने के बाद मिट्टी का तेल, पेट्रोल, ये तमाम चीज़ें डालते हैं। डालने के बाद इस लाश को आग के हवाले कर देते हैं। लेकिन अब एक गद्दे में एक कागज़, कपड़े, इन तमाम चीज़ों में इतनी क्षमता नहीं होती कि भरे पूरे इंसान को जला के खाक कर दें। तो आधी लाश जली, आधी बची रही। ज़्यादा वक्त भी नहीं था, ये लोग घबरा भी रहे थे। तो फिर जो कुछ लाश बची थी उसको उठाते हैं। उठाने के बाद एक कुएं में फेंक देते हैं, इस उम्मीद में कि किसी को क्या ही पता चलेगा कि ये कौन है। और जो बाकी घर में खून उनके निशान थे उनको भी मिटाने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन मिट्टी थी, खून नीचे तक चला गया तो शायद वो निशान मिट नहीं पाए। और मारपीट के दौरान जो बाल वाल के भी निशान थे वो तमाम चीज़ें फर्श और मिट्टी ज़मीन पे बिखरे पड़े थे। तो पूरी कहानी जब पुलिस वालों ने सुनी तो सुनने के बाद जो मैंने शुरू में तो बातें कही थी कि पहला किसी के घर का कत्ल होता है, कोई विक्षिप्त अवस्था में लाश मिलती है तो व्यक्ति मानने को तैयार नहीं होता कि ये लाश उसकी घर की है। इस वजह से 2-3 दिन लेट हुआ। और दूसरा, एक इंसान जिसके माँ बाप की मौत हो गए, जो बहन और जीजा के आसरे पल रहा है, वो भी मौका पाता है तो किसी की ज़िंदगी तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। तो हर इंसान शैतान है, बस किसी के आगे भगवान बनना है, किसी के आगे शैतान। अंदर से सब शैतान ही है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।